जेई मेन 2023 फेज 1 ये 29 जनवरी को हुआ है, 29 जैन मॉर्निंग, शिफ्ट 1 इवनिंग शिफ्ट 2 इवनिंग शिफ्ट 2 का पेपर है ये वाला। आकाश बाय द वे लिख रखा है ये, ऐसा नहीं आकाश का ये, कोई सोचा कि आकाश का उठा लिया, नेट पे नहीं के मिलते हैं ये, कुछ पता नहीं क्या ऐसी प्रोग्रामिंग करके रखते हैं उस पर। चलो खैर, किसी का ये अपने को कोई मतलब नहीं, अपने को तो क्वेश्चन सीखना ही है। हाँ जी, ये वाला क्वेश्चन है एसएचएम का सबसे आसान क्वेश्चन, पहला ही क्वेश्चन देखते ही दिल खुश हो जाता है। सुन आप, इसने बोला कि जी फोर्स लगेगा इतना, एक पार्टिकल उस पर, देखते ही शक्ल पता से लग रहा है F = -kx एसएचएम होगी, देखते ही पता लग रहा है एसएचएम में इतना ही फोर्स लगता है। इक्वेशन होती है 10 इक्वेशन बताई थी एसएचएम की, उसमें एक 5वीं इक्वेशन थी F = -kx। मास बॉडी का 1 kg ये गिवन है, मास गिवन है जी, x is the position of mass if the maximum speed of the maximum speed दे दिया ना a ओमेगा। एसएचएम के अंदर मैक्सिमम स्पीड क्या होती है बताइए, सारी दुनिया को पता है यार, मैक्सिमम स्पीड होती है a ओमेगा, ये बात पता थी सबको। और एक इक्वेशन भी होती है वीटी रिलेशन, क्या होता है वीटी रिलेशन इसका वैसे? अरे एसएचएम में 10 इक्वेशन थी, दूसरी इक्वेशन क्या थी? कितने बच्चे बताएंगे वैसे? 2 बच्चे। दूसरी इक्वेशन थी 2 बच्चे बताएंगे, तीसरी इक्वेशन तो 3 बच्चे बताते हैं। हाँ जी, दूसरी इक्वेशन बताओ, तुम बताओ। हैं? ये तो मैंने पहली बार लाइफ में सुनी है, पता नहीं अपने घर से बना लेते हैं इक्वेशनों को। हाँ जी, हाँ भाई, -a ओमेगा sin ओमेगा t, ये मैंने पहली बार सुनी है। ये झंडू बाबू में यार सारे के सारे। अरे यार पहली इक्वेशन क्या थी, तुम तो ये बता दो। चलो पहली इक्वेशन, अब एक बच्चा हाथ खड़ा करेगा इसमें, पहली इक्वेशन बताओ। एसएचएम की स्टार्टिंग में मैंने 10 इक्वेशन दी, पहली इक्वेशन x = a sin ओमेगा t नहीं थी, फिर उसको डिफरेंशिएट किया था हमने, कोस की टर्म्स में आई थी, ओमेगा कोस ओमेगा t थी, साइन की टर्म्स में करना है तो π/2 ऐड हो जाएगा इसमें। ये थी स्टैंडर्ड और ये थी वीटी रिलेशन। ये 10 की 10 मैंने कहा था याद कर लो, क्लास में याद कराई। मैं ये सोच रहा हूँ जो टीचर याद ही नहीं कराते क्लास में और ये नहीं कहते कि ये लिख दी इनको याद कर लो, वो 10 के डेरिवेशन करके चले जाते हैं, उन बच्चों को क्या आता होगा? कुछ नहीं आता होगा उनको तो। यार अपने अपन ने तो याद की थी यार ये 10 की 10 है। मैंने क्लास में बोला था, मैंने कहा सुन के दिखाओ, मेरे से पूछो, मैंने सारी चीजें सुना दी थी, ठीक है, और आपको भी ऐसे याद करनी है, मैंने ये कहा था। चलो कोई बात नहीं, इस इक्वेशन की जरूरत है नहीं वैसे, कोई बात नहीं, नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं। अब सुन ला, मैं तो वैसे ही चेक कर रहा था, वी इनकी भी जरूरत पड़ सकती है ना। v = a ओमेगा, फाइंड द एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड पूछा है, वेलोसिटी कितनी दे दी इसने? 4, इसकी वैल्यू कितनी दे दी आपको? 4 दे दी, और एम्पलीट्यूड पूछा गया, ओमेगा दिया नहीं। अच्छा एक बात बताओ, ओमेगा की वैल्यू क्या √k/m लिख सकते हैं हम लोग? ये पता है आपको, याद है थोड़ा बहुत ये? ओमेगा = √k/m कैसे है, कहां से आया था? मैंने बताया भी था, क्या बताया था? कोई बताएगा ये कहां से आया था? कहां से आया था? सुन लो भाई, सुन लो, एक तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला था 2π/ω ये होता है, और एक टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? 2π√m/a होता है, ठीक है। इसको और इसको इक्वेट कर दो, आ जाएगा ओमेगा की वैल्यू ये वाली, ठीक है ना। और एक और बात, जब मैंने डेरिवेशन किए थे ना उन इक्वेशनों को, तो मैंने k की जगह m⍵² लिखा था, या मैंने कहा था m⍵² को k लिख सकते हैं। एक्सेलरेशन at रिलेशन जो था ना, उससे मतलब बनाया था मैंने f(x) रिलेशन, वहां पे m⍵² को k लिख दिया था। मैंने बताया था k को m⍵² लिख सकते हो, चाहिए याद हो आपको, कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों को इक्वेट करने से अच्छा है तो ये लिख दो, चाहे ये लिख दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात है, किसी भी फॉर्मेट में याद हो आपको, ये क्लास में बताया हुआ है, ठीक है ना। अब सुनो, अब देखो इसमें ना ओमेगा निकल जाएगा यहाँ से, k दे रखा है इसने, k की वैल्यू कितनी है? 40, k कितना दे रखा है यहाँ पे? मास कितना दे रखा है? 1, और ओमेगा², ओमेगा की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे? √40। देखो ओमेगा की वैल्यू आ गई √40 और v मैक्स आ गया 4, a की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से निकल के। इस क्वेश्चन को करने के लिए एक तो ये फॉर्मूला पता होना जरूरी था, और दूसरा ये बात पता होना जरूरी थी, दोनों ही बेसिक पॉइंट में दी हुई है। क्वेश्चन 15 सेकंडों का है, अगर ये दोनों बातें याद हो तो पता लग रहा है ना, बेसिक पॉइंट की अहमियत पता लग रही है इस क्वेश्चन को देख के ना। अगली बात,
ये वाला क्वेश्चन आप देखो आप, मतलब ये क्वेश्चन अगेन फॉर्मूला बेस्ड। मैंने सुबह सुबह क्वेश्चन कराया था, मॉर्निंग शिफ्ट में भी सेम क्वेश्चन आया हुआ था, वैसा ही क्वेश्चन अब दोबारा डाल दिया इन्होंने। मैंने आपको एक बात कही थी, मैं कई बार बोलता हूं, मैंने ये वाली जो चीज है अगेन कई बार बेसिक पॉइंट्स में बार बार और सुनी भी जाती है। मैंने कहा था कि 3 केस याद कर लो आप। देखो 3 केस कौन कौन से, एक इंक्लाइन प्लेन है, जैसे ये स्मूथ सरफेस है, क्या सरफेस है, एक ब्लॉक रख दिया, इसका एक्सेलरेशन बताओ कितना होगा, जी साइन थीटा होगा। ये बात सारी दुनिया को पता रहती है। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये एंगल थीटा है, ये रफनेस म्यू है, तो ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा बताओ, जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कोस थीटा। अगेन ये भी एक बेसिक पॉइंट है, इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, जी साइन थीटा माइनस में, इसके ऊपर बेस्ड इन्होंने क्वेश्चन डाल रखा है। और एक और केस था वैसे जो इसमें यूज नहीं हो रहा, अभी रोटेशन में था, ये एंगल थीटा है, अगर बॉडी रोल करते हुए आ रही है, रोल करते हुए आ रही है, तो एक्सेलरेशन कितना था इसका, जी साइन थीटा बाय। क्वेश्चन इन किसके और इसके ऊपर बेस्ड है, जिसको ये 2 फॉर्मूले पता है वो क्वेश्चन कर देगा, तुरंत क्वेश्चन हो जाएगा उसका। ये वाला 15 से 20 सेकंडों में क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, जिसको ये दोनों फॉर्मूले पता है। तो हमने इसका प्रॉपर डेरिवेशन भी किया था, ये 2 लाइनों का डेरिवेशन है बस। नीचे लगेगा mg sin थीटा, ऊपर लगेगा म्यू mg cos थीटा, तो नेट फोर्स है, नेट फोर्स पे मास कर दो, ये आ जाएगा निकल के तुरंत। ठीक है जी, अब सुन लो आप क्या बोला इस क्वेश्चन में, कंसीडर 2 इंक्लाइंड प्लेन ऑफ द सेम हाइट, फर्स्ट हैज स्मूथ सरफेस, पहला स्मूथ सरफेस है, एंड एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 45 डिग्री है, ये वाला एंगल दे दिया 45 डिग्री। अदर हैज ए रफ सरफेस एंड एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 60 डिग्री, ये रफ सरफेस है, एंगल कितना है इसका 60 डिग्री है। इफ द टाइम टेकन, ये ना सेम हाइट के दोनों, यानी ये लेंथ और ये लेंथ सेम लेंगे, ये हाइट सेम हाइट बोल लिया इसने, ये हाइट h और ये वाली हाइट ये सेम है, हाइट सेम है h और h। समझ आ रही बात आपको? इफ द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन टू स्लाइड देम इज इट्स n, टाइम टेकन का रेशियो बताना है इसमें, ठीक है ना। सुनो आप, ये लेंथ कितनी हो जाएगी इसकी, ये लेंथ L1 मान लो आप, ये लेंथ कितनी मान लिया आपने L2, L1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे बताइए आप, देखो L1 cos 45, ये कितना हो जाएगा L1 sin 45, L1 sin 45 कितना दे रखा है h, तो L1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, ये 1/√2 h हो जाएगी यहाँ पे, तो ये लेंथ कितनी आएगी यहाँ पे √2h, इंक्लाइन प्लेन की लेंथ आ गई। इसकी कितनी आएगी बताइए, ये L2 cos 60, ये L2 sin 60, L2 sin 60 की वैल्यू किसके बराबर होगी यहाँ पे h के बराबर, तो sin 60 कितना होता है √3/2, तो कितना आएगा यहाँ पर ये बताइए 2h/√3, ये L2 की वैल्यू आ गई 2h/√3। अब आप एक काम करो, यहां से लेके यहां तक टाइम निकालने के लिए, यहां से यहां तक टाइम निकालना है, कौन सी इक्वेशन लगाऊं बताओ, s = ut + ½ h²। सेकंड इक्वेशन में मोशन लगा सकते हो आप, यहां से यहां तक सेकंड इक्वेशन लगा दो, और एक्सेलरेशन आपको पता है g sin थीटा यूज करना है। अच्छा, इसमें यहां से लेके यहां तक भी सेकंड इक्वेशन लगा दो, क्या यूज करोगे सेकंड इक्वेशन मोशन, और एक्सेलरेशन क्या यूज करोगे बताइए, जी साइन थीटा माइनस में म्यू जी कोस थीटा, तो यहां का भी टाइम आ गया। अब इन दोनों टाइमिंग का क्या लेना आपको, रेशियो, और वो रेशियो दिया हुआ इसने, कितना दिया हुआ है n, म्यू की वैल्यू निकल के आ जाएगी। हल्की सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, बाकी कॉन्सेप्ट में कुछ भी नहीं है, 30 सेकंड तो लगेंगे इसको करने में, ठीक है ना। देखो सीधी सी बात है यार, इस क्वेश्चन को करने के लिए ये तो बिल्कुल ही एक छोटी सी बात है कि ये हाइट पता है तो ये लेंथ निकल जाएगी, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। एक तो ये बात पता होनी चाहिए, ये पता हो तो ये कैसे निकालने, ऐसी एक्टिविटी हम कई बार कर चुके हैं। दूसरी बात हमें ये बात पता होनी चाहिए कि यहाँ पे एक्सेलरेशन है जी साइन थीटा, यहाँ पे जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कोस थीटा, दूसरी बात ये पता होनी चाहिए थी। तीसरी बात, हमें सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन पता होनी चाहिए, यहाँ से यहाँ तक लगानी है, इसमें भी यहाँ से यहाँ तक लगानी है, फिर उनका रेशियो लेके = n लिखना है, सोल्व कर लो म्यू की, फिर वो कैलकुलेशन आ जाएगी इसमें थोड़ी सी। जेई मेन का पेपर है तो 5-7 क्वेश्चनों में थोड़ी सी कैलकुलेशन तो होगी, सीधी सी बात है, लेकिन वो 15-20 सेकंडों की होगी कैलकुलेशन भी, ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं, इसने थोड़ी ज्यादा कर रखी है, दिखावा ज्यादा करके कैलकुलेशन है नहीं कुछ दम इसमें, कैलकुलेशन इतनी है नहीं इसकी। ये वाला जो क्वेश्चन था इसमें भी दिखने में ऐसा लग रहा है ये रियल, बताऊं कुछ भी नहीं है, कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व, देखिए अब सोचते हैं इस क्वेश्चन को, एक बार पूरा पढ़ो तुरंत हो जाएगा ये, मतलब आपको पता लगेगा, सिर्फ बेसिक पॉइंट पे बेस्ड है। मतलब इसमें ए पार्टिकल अंडरगोइंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अबाउट ओरिजिन, एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन में अबाउट ओरिजिन ये सेंटर है जी,
एट सर्टेन इंस्टेंट x इक्वल टू 2, ये है x इक्वल टू 2 मान लो, एंड वेलोसिटी -4 है। x इक्वल टू 2 पे जब ये था पार्टिकल तो वेलोसिटी -4 थी, नीचे की तरफ थी, -4 मीटर पर सेकंड, और ये वाली पोजीशन x इक्वल टू 2। फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन पार्टिकल व्हेन एट x इक्वल टू, यहाँ पे बताना है मतलब जो है इसकी x इक्वल टू -2 पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी और एक्सेलरेशन क्या होगा, ये बताना आपको। सुनो आप, इस क्वेश्चन में एक तो इसने बोल दिया यूनिफॉर्म, क्या बोल दिया इसने, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म का मतलब क्या हुआ, क्या हुआ यूनिफॉर्म का मतलब बताओ। स्पीड यहाँ कितनी रहेगी 4, तो हर जगह कितनी रहेगी स्पीड, तो हर जगह 4 ही रहेगी यार, तो यहाँ वाली स्पीड कितनी हो जाएगी, स्पीड तो 4 है भाई, और ऊपर की तरफ होगी स्पीड 4, अरे तभी तो घूमेगा ये, अब नीचे की तरफ थोड़ी ना हो जाएगी यार, ये ऐसे आ रहा है, इसमें दे दिया -4 यहाँ पे, तो इधर ऐसे जाएगा, फिर स्पीड तो +4 होगी यहाँ पे, स्पीड +4 देख लो कहाँ पे इसमें, एक तो इसमें है, ये तो गलत है क्योंकि -4 लिख दिया, ये भी गलत है, इन दोनों में से एक आंसर आना है। अच्छा एक बात बताओ, एक्सेलरेशन तो जब यूनिफॉर्म स्पीड होती है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा नहीं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा। सर्कुलर मोशन में कौन सा एक्सेलरेशन होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या कोई बताएगा, mv²/r तो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, v²/r डिवाइड बाय मास कर दो सेंट्रीपिटल फोर्स को, सेंट्रीपिटल फोर्स को डिवाइड बाय मास करना है, कितना आ गया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, v²/r करना है, क्वेश्चन सोल्व है ये। आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए था कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला v²/r, अगेन ये बेसिक पॉइंट एक। वेलोसिटी कितनी है इसकी, कितनी थी वेलोसिटी 4, रेडियस कितना है इसका 2, आंसर आ गया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ गया इसका, और इस तरफ होगा ये एक्सेलरेशन 16/2 8 आएगा एक्सेलरेशन, ठीक है ना, इस तरफ होएगा, इस तरफ का मतलब +i गैप, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, ये गलत है। सिंपल क्वेश्चन था, थोड़ा सा लॉजिकल था, हल्का सा सोचना पड़ेगा आपको, हल्का सा बिल्कुल, लेकिन क्वेश्चन वही 15 से 20 सेकंडों का है, समझ आ रही है बात आपको, हर क्वेश्चन 15 से 20 सेकंडों में सोल्व हो रहा है भाई। ये देखो, अब देखो ये कितना, मतलब इसमें कोई कैलकुलेशन करनी ही नहीं आपको, ये जो 4th क्वेश्चन है, रियल बताऊं कोई कैलकुलेशन, सिर्फ देखने मात्र से, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ने में जितनी देर लगेगी उतना ही टाइम इस क्वेश्चन को सोल्व करने में लगेगा, ठीक है। देखिए अब आप सोचना, चलो बताना एक बार, ये बंदा खींच रहा है ब्लॉक को ऊपर की तरफ, खींच रहा है, ब्लॉक किधर जा रहा है ऊपर, ये बंदा खींच रहा है भाई, खींच रहा है तो ब्लॉक तो ऊपर ही जाएगा। ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लग रहा है, ब्लॉक पे। अब ये पूछा है इसने, ग्रेविटेशनल फोर्स ब्लॉक पे कैसा वर्क करेगा, पॉजिटिव के नेगेटिव, कितने बच्चे कहते हैं नेगेटिव वर्क करेगा, क्यों करेगा नेगेटिव वर्क, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट में यार, ब्लॉक ऊपर जा रहा है, फोर्स नीचे लग रहा है, ये बोल रहा है पॉजिटिव, गलत बात है। यहाँ क्या बोल रहा है ये, नेगेटिव, सही बात है। फिर बोला कि मैन पुल्स ब्लॉक विद अ कांस्टेंट स्पीड देन टेंशन द स्ट्रिंग इक्वल्स टू वेट, अगर ये ब्लॉक कांस्टेंट स्पीड से ऊपर जाए, कितनी स्पीड से, तो ये कह रहा है कि टेंशन और mg बराबर होंगे, क्या ऐसा होगा वैसे, ये टेंशन बड़ी होगी, अरे यार वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब नेट फोर्स 0, अगर नेट फोर्स कुछ ना कुछ होता तो एक्सेलरेट कर जाता, स्पीड शुरू में आ गई कैसे ना कैसे करके, और कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, तो ये और ये फोर्स बराबर है, ये वाली बात हम कई बार कर चुके हैं फिजिक्स में, तो T इक्वल टू क्या हो जाएगा mg, तो बात बिल्कुल सही बोल रहा है, ये बात भी बिल्कुल सही है, तो B और C सही है इसके, हो गया B और C आंसर करेक्ट है। इस क्वेश्चन में कोई कैलकुलेशन नहीं, कुछ नहीं, देखते ही टिक मार्क करने हैं, ठीक है ना। ये बात मैं पहले से बोलता हूँ कि भाई ये सब कर रखा होगा तो देखते ही टिक मार्क करोगे आप, लेकिन ये वाली बात ऐसे ही लगता था सर मजाक कर रहे हैं, ठीक है ना, ऐसे देखते टिक मार्क थोड़ा होते हैं, और IIT का पेपर है और कह रहे हैं देखते ही टिक मार्क हो जाएगा, अब हो रहा है ना यार, देखते ही टिक मार्क तो। अच्छा एक काम करना, एडवांस तो टफ कहा जाता है, एडवांस का पेपर IIT एडवांस तो वो सारा बेसिक पॉइंट में से दिखा दूंगा मैं, ठीक है ना, वो पूरा बेसिक पॉइंट में से। देखो ये वाला क्वेश्चन, अब एसी का, मैं एसी सर्किट में एक बात बोलता हूँ, एसी सर्किट जो मैं पढ़ाता हूँ मैंने बिल्कुल यूनिक तरीके से बना रखा है, मतलब बाकी जो लोग पढ़ाते हैं बुक्स में जो दे रखा है, मेरा तरीका यूनिक है बिल्कुल। मैं क्या बोलता हूँ बच्चों को, एक टेबल याद कराता हूँ बस,
उस टेबल में बोलता हूँ कि भाई 7 सर्किट हैं, हर सर्किट के अंदर 5-5 बातें हैं, 5 गुना 6 30 बातें होगी, और 30 बातों में से भी 30 बात याद नहीं करनी, उसमें से 9 8 9 7 8 बात याद करनी है बस, उनको भी समझ के याद करना है, बाकी अपने आप निकल जाएंगी। याद हो तो ठीक है, ना तो मैं सर्किट बनाता हूँ, हर सर्किट की 5 या 6 बात होती है, मैं कहता हूँ ये याद कर लो बस, बात खत्म, ठीक है ना। और मैं कहता हूँ सारे क्वेश्चन इसी में सोल्व हो जाएंगे। और एसी की जो हमारी जो डीपीपी है वो टफेस्ट डीपीपी है, टफ है, इससे टफ क्वेश्चन किसी बुक में भी नहीं दे रखे, और वो भी तुरंत हो जाते हैं सेकंडों में वो क्वेश्चन सोल्व भी, ठीक है ना। अब ये वाला क्वेश्चन इतना इन्होंने आसान क्वेश्चन दे दिया, देखो क्या बोला इन्होंने, ये एसी सर्किट है, ये एसी सर्किट है, इसमें रेजिस्टेंस कितना है 4, इसमें तीनों जोड़े हैं, इन तीनों को सीरीज में लगा दिया। ये पूछा है कि करंट का रेशियो बताओ, आरएमएस करंट किसमें बड़ा होगा, यही पूछा है। इसमें जो आरएमएस करंट चलेगा और इसमें जो आरएमएस करंट चलेगा, किसका आरएमएस करंट ज्यादा होगा, यही पूछा है इसने। इसका फॉर्मूला होता है आरएमएस करंट का वी आरएमएस डिवाइडेड बाय में जो भी अपोजिशन जो हो रहा है, मतलब जो जेड, इसको इंपीडेंस बोल दो, चाहे नेट रेजिस्टेंस बोल दो, इसको नेट रेजिस्टेंस बोल दो, चाहे इसको इंपीडेंस भी बोल देते हैं। ये फॉर्मूला होता है, ये बार बार यूज होता है, ये मतलब हर क्वेश्चन में 50 बार यूज हो चुका होता है फॉर्मूला। अब जेड की वैल्यू इसमें तो 4 के बराबर ही हो जाएगी, किसके बराबर हो जाएगी, 4 के बराबर है। इसमें जो जेड की वैल्यू उसका एक फॉर्मूला होता है, और वो वाला फॉर्मूला बार बार आता है, वो फॉर्मूला कई बार आ चुका बस। इसमें फॉर्मूला होता है, इसके अंदर मैं एक फेजर डायग्राम याद कराता हूँ, अगर वो फॉर्मूला याद भी ना हो ना, जैसे अब मुझे याद नहीं है, मैं तुरंत बना दूंगा वो फॉर्मूला। इसका फेजर डायग्राम होता है वी नोड आर ऊपर, वी नोड एल, एल फॉर लैम्पोस्ट, टी फॉर कुआं, मैं ऐसे याद कराता हूँ, वी नोड फॉर सी फॉर कुआं, आर फॉर रोड, एल फॉर लैम्पोस्ट, ताकि याद रहे। इसका इसमें मतलब मान लो एक चीज इसके अंदर से बड़ी कर दो कोई भी, ये मान लो बड़ा है वी नोड एल, ये तो छोटा लग रहा है, वी नोड सी, सी ये रहा कैपेसिटर, वी नोड सी माइनस वी नोड एल का स्क्वायर प्लस में वी नोड आर का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट, इससे आई नोड बाहर ले लो, आई इसमें आई नोड एक्सी लिख सकते हैं, इसको आई नोड एक्सएल, इसको आई नोड एक्सआर, ये आएगा एक्सी माइनस एक्सएल का स्क्वायर प्लस में एक्सआर का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट। ये फॉर्मूला होता है, वो लगभग बच्चों को याद रहता है, वैसे याद तो ध्यान तो मुझे भी था, बट मैंने एट ए टाइम ड्राइव भी कर दिया इसको। ये वाला फॉर्मूला याद करना होता है बस। इस फॉर्मूले में देखो आप, इसके अंदर जो है ना एक्सी दे रखा है कितना 5, एक्सएल कितना दे रखा है 3, और एक्सआर कितना दे रखा है 4, ये सोल्व कर लो बस। हाँ जी, ना जेड होता है वो तो वी पीक बाय रूट होता है, वी आरएमएस की वैल्यू होती है, थोड़ा याद तो कर रखा है तुमने, पता तो है क्या होता है क्या नहीं है, लेकिन ये नहीं पता वो क्या बीमारी है, ये क्या है, आपस में रिलेशन नहीं पता, दोनों अलग अलग चीजें बता रहे हो। एक्सी माइनस एक्सएल, हाँ एक्सी रहा, एक्सएल ये रहा, 5 में से 3 क्या 2, 2 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट, 4 प्लस 16 रूट 20 आ गए, तो कितना गया ये, इसका रेजिस्टेंस रूट 20, इसका रेजिस्टेंस कितना गया 4, इसका रेजिस्टेंस है 4 और इसका रेजिस्टेंस क्या है रूट 20। अब जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसमें करंट कम होगा, और जिसमें रेजिस्टेंस कम उसमें करंट रूट 20 बढ़ा के 4 बढ़ा, रूट 20 बढ़ा 4 छोटा, 4 छोटा तो इसमें करंट ज्यादा चलेगा, इसमें करंट ज्यादा है इसमें करंट कम है, बस हो गया सोल्व। ये वाला जो क्वेश्चन है ये हो सकता है कि आपको अभी क्योंकि पढ़ नहीं रखा तो अजीब सा लगा हो, लेकिन जिस बच्चे ने इसको पढ़ लिया, जो 12th का स्टूडेंट है कोई यहाँ पे, उसको देखते तुरंत सेकंडों में हो जाएगा क्वेश्चन सोल्व। क्योंकि एसी की आप डीपीपी खुद करोगे तब इस क्वेश्चन को देखना आपको कितना बाद में आसान लगने वाला क्वेश्चन है ये वाला। अब सुनो जी अगला केस, इसमें ना वैल्यूज डाल के देखनी है आपको। देखो इसमें ट्रूथ टेबल बनानी थी आपको, क्या बनानी है इसमें ट्रूथ टेबल। पता क्या करोगे ट्रूथ टेबल बनाने के लिए, पुट कर करके देखना पड़ेगा यार, अपनी तरफ से कोई भी डायग्राम बना देगा। जो इसकी डीपीपी है ना उसमें इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं, कई सारे क्वेश्चंस हैं। इसमें पहले क्या पुट करोगे 0 0, ये बताना आउटपुट क्या निकलेगा, देख लेना किससे मैच कर रहा है। फिर 0 1 डालोगे क्या आउटपुट निकलेगा, फिर 1 0 डालोगे क्या आउटपुट निकलेगा, फिर 1 1 डालोगे क्या आउटपुट निकलेगा, वो कर करके देखना पड़ेगा इसमें तो। और ये पुट करना मैंने सिखा रखा है, डीपीपी के अंदर अपने बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। और एक और बात, लॉजिक गेट्स के ऊपर देखो, मैं आपको मैच करवाना भूल गया, मतलब लगभग सारे टॉपिक्स के ऊपर जो जो इसमें से आ रखे हैं सारे टॉपिक्स में निशान लगा रखे हैं। लॉजिक गेट्स के अंदर निशान लगा हुआ है। लॉजिक गेट्स को तो मैं हर बार बोलता हूँ भाई लॉजिक गेट तो करके जाओ, मतलब जाओ कुछ भी हो जाए चाहे, क्योंकि लॉजिक गेट का क्वेश्चन आता है यार। कुछ टॉपिक तो ऐसे हैं जिनके क्वेश्चन मतलब कोई रोक नहीं सकता, कुछ टॉपिक ऐसे हैं लॉजिक गेट का क्वेश्चन कोई नहीं रोक सकता, आएगा ही आएगा। कार्नोट का रेफ्रिजरेटर का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और 1 घंटे के टॉपिक है सारे, ठीक है ना। ग्रेविटेशन के अंदर सैटेलाइट से रिलेटेड, ठीक है ना, क्वेश्चन आता ही आता है। और भी हैं कई सारे क्वेश्चन टॉपिक, कैपेसिटेंस का एक क्वेश्चन पक्का आएगा, यूनिट एंड डायमेंशन का एक क्वेश्चन पक्का आएगा, मैंने सर्कल लगा रखे हैं, ठीक है ना जी। डॉपलर इफेक्ट हो गया उसका क्वेश्चन कंफर्म आएगा,
ठीक है, और मैं आपको बताऊं मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्वेश्चन कंफर्म आता है। तो जो टॉपिक बिल्कुल ही ऐसे हैं जिनमें से क्वेश्चन आना ही आना है, अपने को वो टॉपिक भी कर जाएं तो भी यार अच्छा स्कोर आ जाए बहुत। अब सुन लो अगली बात, ये ना ये वाला जो क्वेश्चन है कम्युनिकेशन सिस्टम का, मैंने 1-1.25 घंटे की वीडियो बना रखा है, ठीक है ना। इसमें से क्वेश्चन हर बार दे देता है, पता नहीं क्या हर सेट में डाल रखा है। इसके अंदर 2-3 फॉर्मूले हैं, बस उसी के ऊपर बार बार क्वेश्चन आ जाता है। 7 तुरंत हो जाएगा वो वीडियो देखते ही आपसे, ये फॉर्मूला ही है बस, ठीक है। मॉड्यूलेशन इंडेक्स का तुरंत हो जाएगा उससे। अब एक बात बताओ, ये वाला क्वेश्चन है, इसमें सोल्यूशन तो पता नहीं क्या छाप रखा है, सोल्यूशन पे मत जाओ आप। 8वां क्वेश्चन है, सुन आप 8वां क्वेश्चन पढ़ो आप एक बार, क्या लिख रखा है देखिए, पढ़िए एक बार क्या लिख रखा है इस पे। The gravitational potential due to solid uniform sphere of mass m and radius r at a point at radial distance r greater than r। फॉर्मूला है देखो, सिंपल सी बात है, सॉलिड स्फीयर है भाई, बाहर यहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू बतानी है, बाहर पोटेंशियल की वैल्यू क्या था फॉर्मूला, -gm/r नहीं होता फॉर्मूला यार, बेसिक पॉइंट में देख लो, आप कॉपी में लिखा हुआ है। सुनते हैं, मैं 4 जगह याद करवाता हूँ, सेंटर पे, इनसाइड, सरफेस पे, बाहर, 4 जगह याद करते हो ना आप, उसमें से एक जगह पूछ लिया, सिंपल फॉर्मूला डायरेक्ट ही पूछ लिया, बेसिक पॉइंट पूछ लिया। सुनते हैं वो जो सुनाते हैं वो लिख दिया, मतलब -gm/r सीधा टिक मार्क, देखते ही ए। अगर बेसिक पॉइंट रट्टा मारा जाते हुए टिक मार्क करेगा वो बच्चा तो 5 सेकंड भी ज्यादा हो गए, चलो पढ़ने में 5 सेकंड तो लग ही जाएंगे, 1 मिनट 55 सेकंड फिर बच गए। रिजॉल्विंग पावर का फॉर्मूला है, ये सब्जेक्टिव में से आता है। कुछ सब्जेक्टिव वीडियोस होंगे वो बच्चे अटेंड नहीं करते, आपको भी देंगे कुछ सब्जेक्टिव वीडियोस, उसमें है ये वाला है, आधे घंटे के टॉपिक होंगे कुछ एक, वो करवाते तो बोर्ड के लिए हैं, लेकिन ड्रॉपर बच्चों को भी जैसे बोल देते हैं भाई ये वाला वीडियो देख, मतलब क्योंकि ना थ्योरी है उसमें कोई कंसेप्ट नहीं है, तो उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन ही डाल दिया, ठीक है ना। उसमें एक फॉर्मूला आता है बस, रिजॉल्विंग पावर का, जब भी रिजॉल्विंग पावर का क्वेश्चन आता है ना माइक्रोस्कोप की, तो इस फॉर्मूले पे बेस्ड आता है बस, वो ये होता है वो 2n sin थीटा बाई लैम्डा। जैसे कि क्या होता है रिजॉल्विंग पावर, क्या होता है ये मैंने समझाता हूँ। जैसे ऐसे देखते हैं, किसी बैक्टीरिया को देख लिया, ठीक है, ऐसे देखते हैं हम लोग, तो 2n sin थीटा बाई लैम्डा, लैम्डा तो जिस लाइट में देख रहे हो उसकी वेवलेंथ होती है, थीटा ये वाला एंगल होता है इसमें, ठीक है ना। 2n sin थीटा बाई लैम्डा होता है फॉर्मूला, इसमें n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, n इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इनके बीच में जो मीडियम है वो वाला मीडियम है ये रिजॉल्विंग पावर का फॉर्मूला होता है 2n sin थीटा बाय लैम्डा। फॉर्मूला ही तो है यार, एक है, सिर्फ फॉर्मूला तो याद करना है। और इसके क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं, हर साल मतलब 1-2 साल छोड़ के 1 साल छोड़ के 1 साल आता रहता है रिजॉल्विंग पावर का, ठीक है। और उसको रिजॉल्विंग पावर होती क्या है, कैसे, क्या, मैं एग्जांपल देके समझाता हूँ रिजॉल्विंग पावर चीज क्या है। तो उसमें क्या चीज है, ये फॉर्मूला याद करके जाना है बस, तुरंत 5 सेकंड का क्वेश्चन है। देखो आप क्या पूछा इसने, तो सीधा सॉल्यूशन देखना शुरू कर दिया हमने। क्वेश्चन क्या था बताइए आप, क्वेश्चन था रिजॉल्विंग पावर कंपाउंड विल इंक्रीज, उसकी रिजॉल्विंग पावर कब बढ़ेगी बताइए आप। सुनो आप, लैम्डा जब घटेगा और इंक्रीज न्यूमेरिकल अपर्चर, एन साइन थीटा को न्यूमेरिकल अपर्चर बोलते हैं, ठीक है ना। देखो आप इस फॉर्मूले के अंदर देखो आप, जब आप एन साइन थीटा की वैल्यू ज्यादा, एन साइन थीटा की वैल्यू ज्यादा तो माइक्रोस्कोप रिजॉल्विंग पावर बढ़ेगी, और लैम्डा ज्यादा तो रिजॉल्विंग पावर घटेगी। अगर जिसको ये फॉर्मूला नहीं पता वो तो इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएगा पक्का, जिसको ये पता है वो क्वेश्चन को तुरंत कर देगा। तो भाई सीधी सी बात है, फॉर्मूले जिंदाबाद। सुबह उठ के हनुमान चालीसा की तरह पढ़ना शुरू करो, ठीक है ना। इस बात की वैल्यू समझ में आ रही होगी हनुमान चालीसा की, सुबह सुबह उठ के याद करने का फायदा क्या है, उसके बिना नहीं होते सिलेक्शन सोल्यूशन, ठीक है ना। अब सुनो अगला क्वेश्चन, यार एक बात बताओ, डायमेंशनल क्वेश्चन आया, इतना इजी क्वेश्चन है डायमेंशन के, इससे टफ क्वेश्चन हमने कई सारे किए हैं। डायमेंशनल क्वेश्चन ये तो फ्री फंड के मार्क्स होते हैं, डायमेंशन वाले तो, डायमेंशन तो फ्री फंड की है मतलब, और मतलब थोड़ा सा ना ये दिखाने के लिए कि भाई थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए अजीब सा दे देगा ये, जैसे मेडिकल वाले सोचेंगे इक्वेशन कैसी बन गई। सुन आप, x² + y² = a² है, ये एक सर्कल की इक्वेशन होती है वैसे, ये x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है, ये a रेडियस है, ठीक है ना। हाँ जी बाहर जाना तुम्हें, हेलो बाहर जाना, बाहर भेज दूंगा इस बार, दोनों को ध्यान रखना। x² + y² = a²,
ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है और ये रेडियस है, यही चीज है यार। ये लेंथ है एक प्रकार से, ये भी एक प्रकार से लेंथ है, ये भी लेंथ है एक प्रकार से, ये भी लेंथ का स्क्वायर है, ये भी लेंथ का स्क्वायर है, ये भी लेंथ का स्क्वायर है। सुनो बाप, ये क्या है, इसकी डायमेंशन है एल, तो इसकी डायमेंशन भी क्या हो जाएगी, क्योंकि एक चीज बताई गई थी कि उन्हीं दो चीजों को घटा सकते हैं जिनकी डायमेंशन सेम है, उन्हीं दोनों चीजों को जोड़ सकते हैं जिनकी डायमेंशन सेम है। इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस दुनिया भर की है, सेम क्वेश्चंस मतलब मिलते जुलते क्वेश्चन दुनिया भर के मिलेंगे आपको। तो यार एक बात बताओ, अल्फा टी की डायमेंशन किसके बराबर होगी, एल के बराबर। इसकी डायमेंशन और इसकी डायमेंशन सेम होगी, इसकी क्या है यहाँ पे एल, तो टी बाई बीटा की डायमेंशन क्या हो जाएगी यहाँ पे एल के बराबर। तो अल्फा की डायमेंशन क्या है यहाँ पे एल टी माइनस वन। यहाँ से बताओ बीटा की डायमेंशन क्या आ जाएगी यहाँ पे, नीचे ले जाओ टी बाई एल, तो यहाँ पे क्या आएगा यहाँ पे टी एल माइनस वन, आगे डायमेंशन हो गया सॉल्व पे। यार इसको जो है ना 11th का बच्चा जिसने सिर्फ डायमेंशन की एक पहली क्लास भी अटेंड कर ली वो भी कर लेगा इस क्वेश्चन को। वो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी होता है, बस ये पता होना चाहिए कि इन दोनों चीजों को सब्ट्रैक्ट कर रखा है तो इसकी और इसकी डायमेंशन सेम है और इसकी और इसकी डायमेंशन सेम है, बस इतना सा पता हो क्वेश्चन सॉल्व है। फ्री फंड के मार्क्स। कोई बच्चा इस क्वेश्चन को छोड़ के आता है तो या फिर उसने क्या तैयारी की है, मतलब वो इसका मतलब स्कूल में जाने वाला बच्चा कर देगा इस क्वेश्चन को। तो आ जाओ जब अगली बात, अब सुन लो ईएम वेव के अंदर जो अगर कोई ये कहे ना कि ईएम वेव का सबसे आसान क्वेश्चन क्या बन सकता है, तो वो यही बन सकता है ईएम वेव का। एक एक्सरेज के दौरान भी बताया गया था, एक्सरे भी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। क्लास में ये बोला गया था, आपसे पूछा गया था, मैंने एक बात पूछी थी पहले, एक्सरे जो है वो न्यूट्रल है या फिर चार्जलेस है। क्लास में बताया गया था इसका कि वो चार्जलेस है या न्यूट्रल है, बताइए आप। न्यूट्रल है, चार्जलेस नहीं है। एक्सरे की कॉपी पड़ी है किसी के पास, पहली लाइन जो लिख रखी है वो यही लिख रखी है। हाँ जी, एक्सरे वाली कॉपी है किसी के पास, कॉपी किसी के पास नहीं एक्सरे की। घर पे कितनों के पास है जिनके पास घर पे है हाथों के पास, तो मेरे को घर पे ही डाउट लग रहा है, नीचे हाथ कर लो। चलो यार एक बात बताओ, एक्सरे चार्जलेस होती है, न्यूट्रल भी नहीं होती। और एक चीज एक लाइन लिखवा रखी है कि उसका इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में वो डिफ्लेक्ट नहीं होती है। क्या कॉपी देखो एक बार क्या लिख रखा है, बट नॉट न्यूट्रल। ये लाइन जब मैं बताता हूँ तो एक चीज समझाता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में डाइवर्ट नहीं होती, लिख रखी होगी लाइन, देखना लिख रखा है क्या कि ये डज नॉट डिफ्लेक्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। कोई इफेक्ट नहीं पड़ता इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक इफेक्ट इसके ऊपर, नहीं लिखा, पूरा नहीं लिखते क्लास में। चलो एनीवे, क्या मिल गया, क्या लिख रखा है, बट नॉट न्यूट्रल। और कोई और कुछ लाइन लिख रखी है, चलो ठीक है। उस दौरान बताया जाता है कि चार्जलेस का मतलब क्या है। न्यूट्रल चीज के ऊपर, तो न्यूट्रल का मतलब है पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकते हैं उसके अंदर हो और मिक्स करके जीरो हो रहा हो न्यूट्रल। चार्जलेस का मतलब चार्ज ही नहीं होता, चार्ज ही नहीं होता मतलब उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आप उसको लेके जाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड में लेके जाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और मैंने ये कहा था कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये नहीं किसी भी वेव पे फर्क नहीं पड़ता। कोई भी सन से जो आ रही है जितनी इलेक्ट्रो गामा रेज, एक्स रेज जितनी भी हैं, अल्ट्रावायलेट रेज, विजिबल रेज, इंफ्रारेड रेज, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, कितनी भी ले लो, किसी के ऊपर भी इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि ये चार्जलेस है। इनके ऊपर कोई इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लग सकता, कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लग सकता, ये डिफ्लेक्ट ही नहीं हो सकती। ये वाली बात क्लास के अंदर बड़ा अच्छे से समझाई जाती है, वही चीज लिख दी। अब सुनो, ईएम वेव्स आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, नहीं होती डिफ्लेक्ट। EM waves don't carry any charge, so they are not deflected by electron। इनके अंदर कोई चार्ज नहीं होता, बिल्कुल सही बात है। चार्जलेस मैंने बोल रखा है, इसमें लिख रखा है कोई चार्ज नहीं होता। ये दोनों बात सही है और एक दूसरे की करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है ये वाली चीज की। 5 सेकंड में 1 मिनट 55 सेकंड फिर से बच गए। आपको ये लग रहा होगा कि सर ने एडिटिंग करके क्वेश्चन चेंज कर रखे होंगे ना, एडिटिंग करके क्वेश्चन से अपनी डीपी पे क्वेश्चन डाल के कर रहे हो ये मेन का पेपर है, ये लग रहा होगा ना लेकिन रियलिटी ये नहीं है ना भाई, ठीक है ना। अरे सुन लो यार,
यहाँ पर रुक जाओ, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी होता है, सबको पता है ना, और लैम्डा की वैल्यू एच अपॉन में रूट टू एम के भी होता है। ये फॉर्मूला कई बार आ चुका है यार, बस ये फॉर्मूला पूछा था यार, कहते तुम फॉर्मूला ही बता दो, बाकी तुम्हें उनको पता है, तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम फॉर्मूला बता दो कि लैम्डा, ये डी ब्रोगली ने बस यही बात बताई थी बेचारे ने, उसी की वजह से तो उसका नाम बना हुआ है, इस एक बात की वजह से। अरे पेपर एक्सचेंज नहीं हुआ, रियल बात ये है, आप अगले क्वेश्चन में कराऊंगा, सारे सेट हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, आप सारे सेट डिस्कस करेंगे, आपको ये चीज पता लगेगी कि अच्छा एक और चीज, नीट का पेपर इससे भी आसान आना है, नीट का पेपर आसान आएगा इससे, ठीक है ना। इन रीजन विद क्वेश्चन नंबर 13, जेई मेन 2023 29 तारीख का इवनिंग वाला पेपर है, शिफ्ट 2, इसका 13वां क्वेश्चन। इन ए रीजन विद इलेक्ट्रिक फील्ड 30 आई कैप वोल्ट पर मीटर चार्ज पार्टिकल दिस इज डिस्प्लेस्ड स्लोली फ्रॉम दिस टू दिस, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू। देखो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो ये भी अगेन एक बेसिक क्वेश्चन है, एक बेसिक बातों के ऊपर बेस्ड है। सबको पता है कि देखो वर्क डन कितना होता है इस केस के अंदर, कि यहाँ पे एक्चुअल में इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी, मतलब कोई एक नहीं, पूरी डीपीपी है सिर्फ इस चीज़ के ऊपर बेस्ड, ठीक है ना, पूरी डीपीपी। क्या है इसके अंदर कि इसने ये बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, जैसे सपोज इधर कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है 30 आई कैप, वोल्ट पर मीटर बोल दो चाहे न्यूटन पर कूलम बोल दो, तो ये बात पता लगती है, वोल्ट पर मीटर या न्यूटन पर कूलम एक ही बात होती है। एक छोटी सी बात है, करा की कन्फ्यूजन ना ही पता होना चाहिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है 30, पहली बात ये पता है इसमें। क्वेश्चन पहले तो क्वेश्चन को समझो, ए चार्ज पार्टिकल है 2 × 10⁻⁴ कूलम का, इसके अंदर एक चार्ज पार्टिकल रख दिया, हमें इस बात का पता है कि जैसे ही चार्ज पार्टिकल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है, कितना लगता है, QE। बेसिक सी बात है, छोटी सी बात है, एक बेसिक पॉइंट है छोटा सा, इस बात की भी इसमें जरूरत पड़ सकती है। जैसे कोई इन्फॉर्मेशन दे वैसे ही आपको उससे रिगार्डिंग जो फॉर्मूला हो सकता है, जो कॉन्सेप्ट है तुरंत दिमाग में आना चाहिए। अब जैसे कि आगे मैंने नहीं पढ़ा, बट मुझे इस बात का पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में Q का चार्ज रखते हैं, QE का फोर्स लगता है। अब इसने क्या बोला कि इस डिस्प्ले स्लोली फ्रॉम 1, 2 टू ओरिजिन, 1, 2 टू ओरिजिन, मतलब ये कहीं मान लो ओरिजिन है, ये ओरिजिन है 0,0, इसको मान लो, और 1, 2 मतलब 1 तो इधर चले जाओ, 2 पर चले जाओ, इधर कहीं इस पॉइंट से लेके ऐसे लेके गए हम इसको, यहाँ से लेके इसकी पोजीशन है 1, 2, मतलब ये लेंथ है 1 मीटर और ये वाली लेंथ है 2 मीटर। अभी ऐसे लेके आए, फिर ऐसे लेके आए, उसको वर्क डन बताना है कितना करना पड़ा, सिंपल सा क्वेश्चन है। एक बात बताओ, 1 कूलम चार्ज को लेके जाने में वर्क डन बताया गया था, उसको Q से मल्टीप्लाई करना है बस। एक बात बताओ, पहले तो 1 कूलम चार्ज को यहाँ से लेके यहाँ तक लाने में कितना वर्क करना पड़ा, 0 करना पड़ा, क्यों करना पड़ा 0 बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलरली जा रहे हो, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक कितना वर्क करना पड़ा बताओ, E/L कितना, ये बताया गया था आपको, E/L का वर्क करना पड़ता है। और पॉजिटिव की नेगेटिव बोलो, पॉजिटिव, शाबाश करो पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के आप पॉजिटिव में जा रहे हो, सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग जाने पे नेगेटिव होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉजिटिव में पॉजिटिव होता है। इस बात को हमने पूरी क्लास लगा दी इसके ऊपर, ठीक है ना, हालांकि ये 10 मिनट का कॉन्सेप्ट था, मतलब अदर जो इंस्टीट्यूट से 10 मिनट में करवा देते हैं, हमने इसके ऊपर पूरी क्लास इसलिए लगाई, मुझे पता है ना यार ये कितनी चीज़ बेसिक बात है, ये वाली बेसिक पेपर है, क्योंकि बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने इस पर्पज से नहीं वो टाइम लगाया कि ये पेपर में आएगा, मैंने इस पर्पज के लिए टाइम लगाया कि इसके बिना कोई क्वेश्चन सोल्व कैसे होगा, इनसे कोई भी क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पाएगा, ये बात दिमाग में ना बैठी तो, और इन्होंने पेपर ही बेसिक उठा के दे दिया। अब सुन लो, यहाँ से लेके यहाँ तक E/L करो आप, E की वैल्यू 30 और L की वैल्यू 1, यहाँ से लेके यहाँ तक 30 जूल का वर्क करना पड़ेगा, लेकिन 1 कूलम का चार्ज लेके जाने में 30 जूल का वर्क करना पड़ेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक 0 वर्क करना पड़ेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना वर्क करना पड़ा बताइए, E/L का कितना वर्क करना पड़ेगा बताइए, यहाँ पे E/L का, E/L की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए, यहाँ पे E की वैल्यू 30 और L की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 1, कितना यहाँ से लेके यहाँ तक कितना वर्क करना पड़ा 30 जूल का। ये 30 जूल का जो वर्क करना पड़ा वो किस लिए करना पड़ा बताइए, यहाँ से लेके यहाँ तक 30 जूल का वर्क करना पड़ा 1 कूलम चार्ज को लेके जाने में, तो चार्ज कितना है यहाँ पे, ये वाला 2 × में 30 कर दो बस, 2 × 10⁻⁴ को 2 × 10⁻⁴ किससे मल्टीप्लाई कर दोगे आप, 30 से, आंसर आ गया आपके पास। सिंपल सी बात है, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर क्या आना चाहिए बताइए इसका, 6 मिली जूल आ जाएगा, 6 मिली जूल बन रहा है साफ साफ। एक बात बताओ, ये वाला जो क्वेश्चन है एक सिंपल क्वेश्चन है, किस चीज़ के ऊपर बेस्ड है बताइए, बेसिक इन्फॉर्मेशन। बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या इन्फॉर्मेशन बताइए, कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग जाने पे पोटेंशियल घटता है E/L, इतना माइनस E/L का वर्क करना पड़ता है, और उसके अपोजिट जाने में प्लस E/L का वर्क करना पड़ता है, ठीक है जी। अब सुन लो अगला केस, अभी देखो 14th क्वेश्चन जो है, अगेन मैंने आपको एक बात बताई थी
कि यार पोटेंशियोमीटर का क्वेश्चन पक्का आता है पेपर में। पोटेंशियोमीटर कोई 2-1 घंटे का है टॉपिक, और इसका क्वेश्चन आने से कोई रोक नहीं सकता। अगेन एक वेरी सिंपल, एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो पोटेंशियोमीटर पे सर्कल लगा हुआ है, ठीक है ना। अब सुनो आप, पोटेंशियोमीटर के अंदर, पोटेंशियोमीटर अपने आप में इसमें से हर साल क्वेश्चन आता ही आता है, इसको स्ट्रॉन्ग करके जाना ही जाना है, जो कुछ भी हो जाए। पोटेंशियोमीटर के अंदर 3 एप्लीकेशन है, और तीनों एप्लीकेशन में फॉर्मूला लगता है, क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड भी आते हैं। इसका जो तीसरी एप्लीकेशन भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ गया ये वाला। ये दिखने में भले ही ऐसा लग रहा हो, बट ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए आप कैसे करेंगे इसको। यहाँ पे इसके अंदर जो है ना, यहाँ पे ये देखो, ये पोटेंशियोमीटर वायर है, ये वाली, ये क्या है यहाँ पे बताइए, पोटेंशियोमीटर वायर। व्हेन द स्विच एस इज ओपन, स्विच एस, देखो यहाँ पे ये एक बैटरी लगा दी, एक बैटरी लगा दी, और इसके पैरेलल में क्या जोड़ दिया, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जोड़ दिया। पैरेलल में क्या जोड़ दिया बताइए, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जोड़ दिया पैरेलल में। आप में से जो 12th वाले स्टूडेंट हैं, 2-3 बच्चे हैं यहाँ पे, क्या किसी को इस बात का पता है कि जैसे कि ना पहली बात तो थर्ड एप्लीकेशन किस लिए होती है, बताएगा कोई? हाँ बताओ, थर्ड एप्लीकेशन किस लिए होती है? बैटरी, टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस। बड़ी सिंपल सी बात है, ठीक है। न जाने कितनी बात बोली, इसका एक्सपेरिमेंट भी किया जाता है, ठीक है, बार बार। इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं फाइनली, जब इसमें करने के बाद, एक्सपेरिमेंट करने के बाद फाइनली कौन सा फॉर्मूला लगता है? हाँ जी, हाँ जी, इधर बताओ। शाबाश, L1/L2 - 1 इंटू कैपिटल आर। सिंपल सी बात है। एक और लगता है, वैसे एक और भी होता है, वैसे तो इसमें तो यही लगेगा, ये पता है, ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। एक और होता है, बाय द वे उसकी फॉर्म में पूछ ले तो कोई बताएगा आप में से, 12th वाले जो स्टूडेंट है, तो एक E/V - 1 इंटू कैपिटल आर, वहीं से आया था ये। E/V - 1 इंटू कैपिटल आर वहीं से ये निकल के आया है, ठीक है ना। यानी कि ये जहां से निकल के आया फॉर्मूला, जस्ट इससे ऊपर वाला जो स्टेप है वो भी, उसकी भी जरूरत पड़ सकती है कभी भी, कहीं भी, यहाँ नहीं है, यहाँ तो डायरेक्ट रिजल्ट है बस। अब सुनो, L1 क्या था इसमें, L1 और L2 क्या, ये बताओगे आप, L1 और L2 क्या है? स्विच को ऑन कर दें, मतलब इसको स्विच को, मतलब जैसे ओपन करना है, क्लोज करना है, स्विच को ओपन करना है या क्लोज करना है? पहले क्या करना है? पहले ओपन करना है, तो L1 आ जाएगा, फिर क्लोज करना है, L2 आ जाएगा, फिर L1/L2 - 1 इंटू कैपिटल आर करना है। कैपिटल आर क्या है यहाँ पे, ये वाला है ना, सिंपल क्वेश्चन, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। L1 L2 दे रखे, कैपिटल आर दे रखा है। इसने क्या बोला था, स्विच एज इज ओपन, लेंथ इज 300 सेंटीमीटर। जब ओपन था तो L1 दे दिया इसने, ये रहा, ये L1 है, ये L1 था। व्हेन द स्विच इज क्लोज्ड, तो ये लेंथ दे दी L2, ठीक है ना। और इफ आर 5 ओम, ये कैपिटल आर है 5 ओम, यार तीनों चीजें दे दी। अब एक फॉर्मूला था सिर्फ, फॉर्मूला क्या बताइए, L1/L2 - 1 इंटू कैपिटल आर। यार एक बात बताओ, एक सिंपल सा फॉर्मूला जो कि पोटेंशियोमीटर पढ़ लिया, मतलब ये पक्का पढ़ा हुआ, जो स्कूल में पढ़ा हुआ पोटेंशियोमीटर, तो भी ये फॉर्मूला जरूर बताया जाता है, क्वेश्चन सोल्व है, ठीक है। हमें इससे ये पता लगता है कि पोटेंशियोमीटर में भी कहीं ना कहीं, हालांकि पोटेंशियोमीटर में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आता है, लेकिन इस बार फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन डाल दिया, इसलिए इसका मतलब डीपली ये क्लियर होना जरूरी है। पोटेंशियोमीटर भी, इसके ऊपर कितना मर्जी टाइम लग जाए। अभी करते हैं अगला क्वेश्चन। अभी एक बात बताओ आप, 4 फॉर्मूले थे हीट एंड थर्मो के अंदर, सेकंड क्लास में पढ़ाया जाता है। RMS वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है ना, मीन स्क्वायर वेलोसिटी और मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, ये चारों फॉर्मूले याद करवाए जाते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स को मैं भी लगता हो कि हम रट्टा मार रहे हैं, लेकिन अगर वो फॉर्मूला पता हो, वो फॉर्मूले पता हो, तो ये वाला क्वेश्चन सेकंडों में सोल्व है। वो फॉर्मूले पता में वो अप्लाई करने आते हो, यहाँ तो चाहे अप्लाई भी ना करना, तो फॉर्मूला पता हो तो भी हो जाएगा। पहले तो फॉर्मूले बताओ क्या था, बताओ RMS, ये बताओ RMS वेलोसिटी का फॉर्मूला कौन बताएगा? √3RT/m। मीन स्क्वायर वेलोसिटी का फॉर्मूला 3RT/m। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला √8RT/m। और मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का फॉर्मूला √2RT/m। √2RT/π नहीं आता, इसमें m आता है, ठीक है ना। अब सुनो, इसके अंदर आपको ध्यान है कि मैंने ना RMS, एवरेज वेलोसिटी और मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का रेशियो बताया था। इसमें एक वर्ड बताया था मैंने, राम वर्ड बताया था, R बड़ा A से, A बड़ा M से।
एग्जैक्टली वो रेशियो पे क्वेश्चन आ गया, चाहे अभी निकाल लो, चाहे वो वहाँ से याद हो, चाहे अभी तुरंत भी निकाल सकते हो। इसने क्या बोला है, 300 केल्विन टेम्परेचर है, RMS स्पीड ऑफ एन आइडियल गैस मॉलिक्यूल इज दिस, इतने टाइम्स द एवरेज स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल्स। RMS अपॉन में एवरेज, VRMS अपॉन में V एवरेज, इसकी वैल्यू दे दी इसने अंडर अल्फा प्लस 5 डिवाइडेड बाई में अल्फा, बस टेम्परेचर है 300 केल्विन, ठीक है, पुट कर दो बस। यहाँ पे क्या पुट करो, यहाँ पे √3 RT बाई M, और T की वैल्यू क्या पुट करो यहाँ पे 300, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है √2 RT बाई √8 RT बाई पाई M, ये किया और सोल्व कर लिया, अल्फा प्लस 5 डिवाइडेड बाई में अल्फा, इसको सोल्व करना है बस, इसको सोल्व करना है, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, √M से √M गया, √R से √R गया, ठीक है जी, ये √T से √T गया, ये तो टेम्परेचर 300 केल्विन देने की जरूरत भी नहीं थी इसको, क्योंकि यहाँ पे चाहे 200 केल्विन हो तो 400 केल्विन हो तो फर्क नहीं पड़ता। अब एक काम करो, आप यहाँ पे क्या बचेगा बताइए, √3 डिवाइडेड बाई में √8 बाई पाई इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस 5 बाई अल्फा, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करके सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। एक बात बताओ, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, इससे हमें यह पता लगता है कि हमें वो चारों फॉर्मूले तो टिप्स पे होने चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, बिल्कुल सपने में भी, मतलब जो है ना, इसको तो मतलब तुरंत कोई बोले तो तुरंत, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है भाई, सीधे 4 नंबर बन रहे हैं इसमें। हल्की सी चूक हुई, मतलब फॉर्मूला हल्का सा भूले गए पीछे आप, क्योंकि बाकी बच्चे तो करके आएंगे इसको, स्कूल वाला जो बच्चा है, स्कूल का जो सिंसियर बच्चा है, जो जिसने कोचिंग नहीं ली कभी, वो भी इसको करके आएगा, ठीक है ना। अब सुनो अगली बात, 22 अगेन, कहीं ना कहीं एक चीज ये बार बार पूछ रहा है, मैं सारे सेट में देख रहा हूं एक चीज जो बार बार आ रही है, और यही नहीं आ रही, मतलब इन्हीं सेट्स में नहीं आ रही, हमेशा ही आई है, पिछले सालों के भी लगभग हर पेपर में, क्यों ना ये बार बार पता नहीं, ये वाले जो कॉन्सेप्ट है ये डाल देता है कहीं ना कहीं। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर V के पोटेंशियल डिफरेंस से Q का चार्ज पास करें, यहाँ पे ये V का पोटेंशियल डिफरेंस है, इसमें से Q का चार्ज पास करें तो इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, क्या जाती है इसके अंदर, कितनी काइनेटिक एनर्जी आएगी बताएगा, QV की काइनेटिक एनर्जी आती है, कितनी काइनेटिक एनर्जी आती है QV की। ये वाली बात क्लास में भी सैकड़ों बार रिपीट की जाती है, अब बार बार हर सेट में भी आ रहा है, फाइनल पेपर में फिर मिल जाएगा आपको, कहीं ना कहीं पेपर वही आ रहा है जो हमें पता है पहले से, कि अगर V के पोटेंशियल डिफरेंस से Q का चार्ज पास करें तो उसके अंदर QV की काइनेटिक एनर्जी तो घट जाती है या बढ़ जाती है। ऐसा ऐसा हमने कहाँ कहाँ किया था, आपको ध्यान है कि हमने फोटोशेल में किया था ऐसा, फोटोशेल में कहाँ किया था कोई बताएगा, कैसे किया था फोटोशेल में, कब किया था, क्या लिखा था उसमें, इसको हल्का हल्का याद है लेकिन गलत बता रही है ना, Ke1 इक्वल टू बोला है, Ke2 इक्वल टू होता है, Ke2 इक्वल टू Ke1 प्लस EV या Ke1 माइनस EV, तुम चुपचाप पर देखो, तुम पढ़ के आया करो, ठीक है ना, V फिक्स होता है वहाँ पे जो भी है, ठीक है ना, इधर देखो मैक्स मार्क्स कुछ नहीं है उसमें, देखो काइनेटिक एनर्जी होती है QV के बराबर, छोटी सी बात है, बेसिक बात है, अगेन बेसिक पॉइंट्स में दी हुई है। Alpha particle and a proton accelerated through the same potential difference, the ratio of the de Broglie wavelength of the alpha particle, de Broglie wavelength जब आती है, नाम आता है de Broglie wavelength, तो कौन सा फॉर्मूला याद आता है बताओ आप, किसी को याद आता है कोई फॉर्मूला, de Broglie wavelength आते ही, पहले भी पिछले पेपरों में भी हुआ था ये, हाँ जी बोलो, hc by lambda, ये तो एनर्जी का फॉर्मूला है, मैंने तो लैम्डा का फॉर्मूला पूछा, de Broglie wavelength का फॉर्मूला पूछा है, h by p, गुड, लैम्डा इज इक्वल्स टू h by p, ये फॉर्मूला मैं अभी अभी पिछले पेपरों में न जाने कितनी बार बता चुका हूं इसको। और ये वाला जगह h अपॉन में p को क्या लिख सकते हो आप, √2mk, ये वाली जो बात है लगभग हर सेट में यूज हो रही है, पिछले सालों के पेपरों में बार बार यूज हो रही है, बेसिक पॉइंट में दे रखी है कि एक बॉडी है, उसका मोमेंटम पता हो तो उसकी वेवलेंथ पता लग जाएगी, या काइनेटिक एनर्जी पता हो तो भी वेवलेंथ पता लग जाएगी, सिर्फ ये बात पता हो आपको, और एक ये वाली बात बताओ तो ये वाला क्वेश्चन सोल्व है तुरंत। अगेन दो फॉर्मूलों के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, करते हैं। द रेशियो ऑफ द de Broglie wavelength ऑफ द अल्फा पार्टिकल टू द प्रोटॉन इज इक्वल टू अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन, ठीक है ना, इन दोनों की de Broglie wavelength का आपको रेशियो बताना है, कितना आ जाएगा यहाँ पे, लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन में काइनेटिक एनर्जी लिखो, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है क्या यहाँ पे, यहाँ काइनेटिक एनर्जी की चार्ज कितना 2e, इसका चार्ज कितना है यहाँ पे e,
2, इसका मास कितना होता है बताइए, इसका मास होता है m, तो इसका मास कितना लिखोगे आप यहाँ पे बताइए, इसका मास लिखोगे 4m, इसका मास अगर m लिखते हैं तो इसका मास कितना लिखते हैं 4m। समझ आ रही है ना बात आपको। 2m, k की वैल्यू बताइए कितनी लिखोगे आप यहाँ पे, पहले वाले केस में क्या लिखोगे आप, इस वाले केस में अल्फा पार्टिकल के केस में चार्ज कितना है इसका 2e, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है इसका v, या जगह लेमडा की वैल्यू, हाँ सॉरी ये 2e, मास की वैल्यू क्या लिखोगे आप यहाँ पे 4m, बिल्कुल सही बात है 4m पुट करोगे यहाँ पे। और दूसरे वाले का वेवलेंथ क्या लिखोगे आप, प्रोटॉन का क्या लिखोगे बताइए, h अपॉन में 2 इंटू एम की वैल्यू m रहेगी, यहाँ पे 4m आएगा, यहाँ पे m आएगा, और काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी इसकी, चार्ज कितना है इसका E इंटू वी, इनका रेशियो लेना आपको, रेशियो लेना है और उसको 1/√x से इक्वेट करना, आंसर आ जाएगा। सिंपल सी बात है। कहने का मतलब ये फॉर्मूला पता होना चाहिए था और ये वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए था, इसके अलावा तो कुछ और भी नहीं चाहिए। और ये फॉर्मूले वो हैं जो कि बेसिक फॉर्मूले हैं, बार बार रिपीट होते हैं, इनके कोई एक क्वेश्चन नहीं है डीपीपी के अंदर, 10 क्वेश्चन हैं इनके। अब सुन लो जी अगली बात, अब ये वाला क्वेश्चन है, जैसे कि सेम क्वेश्चन है एज इट इज दिया हुआ है उसके अंदर एसएम के अंदर, मतलब लैंग्वेज भी सेम है, सब कुछ सेम है, 2-3 बच्चों ने इसका डाउट पूछा था। और अगर इसके अंदर अगर सपोज ये मान लो कि डायरेक्ट क्वेश्चन सपोज एसएम में तो है लेकिन एसएम में डीपीपी में नहीं है, लेकिन आप इसको फिर भी कर सकते हो, बिना डीपीपी में होने के बावजूद भी आप कर सकते हो, एज इट इज होना जरूरी नहीं, कॉन्सेप्ट तो है ना डीपीपी में, इसका कॉन्सेप्ट है डीपीपी के अंदर। सुन आप, ऐसा जो क्वेश्चन है सीधी सी बात है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना, इसके जो क्वेश्चंस हैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन के बहुत सारे दिए हुए हैं, मतलब इसके जैसे दिए हुए हैं, सेम क्वेश्चन नहीं दिया हुआ लेकिन इसके जैसे हैं काफ़ी सारे। सिंपल सी बात है, एल इनिशियल इक्वल टू एल फाइनल, ये करने वाले क्वेश्चन बहुत सारे हैं। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन नाम से एक पूरी डीपीपी ही है, और वो पूरी डीपीपी कर रखे हो तो ये बहुत ईजी लगेगा आपको, अगर ये पूरी डीपीपी कर रखे तो इसके अंदर भी एल इनिशियल इक्वल टू एल फाइनल लगाना आपको बस। अच्छा, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है कोई बताएगा, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला एमवीआर होता है, एक और होता है आई ओमेगा, स्क्वायर नहीं होता, आई ओमेगा होता है। बेसिक फॉर्मूले हैं दे रखे हैं ना बेसिक पॉइंट्स में, अगर हमें ये फॉर्मूला पता है एल इक्वल टू आई ओमेगा, ये क्वेश्चन सोल्व है। अच्छा, सॉलिड स्फीयर का, क्योंकि ना अर्थ की बात हो रही है, प्लेनेट की बात हो रही है, प्लेनेट एक सॉलिड स्फीयर होता है, एक हमें सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होना चाहिए। सॉलिड स्फीयर की बात हो रही है, कितने बताएंगे सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया? क्या ये वाली बात भी 5 ही बच्चों को पता है पूरी क्लास में कि सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? क्या होता है बताइए? हाँ जी, 2/5 mr² होता है। हमें ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, हमें एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला पता है ओमेगा, क्वेश्चन सोल्व है ये वाला। और एक एल इनिशियल को एल फाइनल करना, इसकी प्रैक्टिस हम कर चुके हैं बहुत सारी। सुना, टाइम पीरियड ऑफ द रोटेशन ऑफ ए प्लेनेट इज 24 आवर्स। एक बात बताओ, 24 आवर्स है तो इससे ओमेगा निकल जाएगा। ओमेगा क्या होता है बताइए? 2π/24, घंटे की फॉर्म में ही ले लो एक बार। If the radius decreases to 1/4 of the original value, रेडियस क्या हो गया? 1/4 हो गया। इसका रेडियस मान लो पहले r था, r से क्या हो गया यहाँ पे? r/4। टाइम पीरियड बताना कितना हो जाएगा नया वाला? x आवर्स हो जाएगा। तो ओमेगा कितना हो जाएगा नया वाला? 2π/x। पहले वाला ओमेगा कितना था? 2π/24। नया वाला ओमेगा कितना हो जाएगा? 2π/x। अब एक काम करो, एल इनिशियल कितना हो जाएगा? 2/5 mr²। ये तो क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई ओमेगा, ओमेगा से मल्टीप्लाई करो तो 2π/24। फाइनल एंगुलर मोमेंटम लिखो, आई ओमेगा फिर से लिखोगे। आई कितना है इस केस के अंदर? 2/5 m इंटू r/4 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये प्लस क्या इंटू, ये तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी यहाँ पे? सोल्व कर लो, एक्स की वैल्यू हो जाएगी। वेरी सिंपल क्वेश्चन यार, सोचने वाली बात है। क्या एक लाइन में क्वेश्चन सोल्व हो रहा है? और इवन कोई एक या दो क्वेश्चन नहीं, पूरा का पूरा पेपर एक लाइन में हो रहा है। सोचने वाली बात है। तो नीट का क्वेश्चन भी तो, अच्छा एक और बात, कुछ ज़्यादा हाईफाई कॉन्सेप्ट अगर लगा दिया किसी क्वेश्चन में तो एक लाइन में सोल्व हो ही नहीं सकता। एक लाइन में क्वेश्चन ही वही सोल्व होता जो फॉर्मूला बेस्ड हो। तो कहीं ना कहीं सब कुछ फॉर्मूला, इसमें भी देखो सिर्फ एल इनिशियल इक्वल टू एल फाइनल लगाना था, क्वेश्चन सोल्व है ये वाला। आई ओमेगा पहले का और आई ओमेगा बाद का, हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए था, एल इक्वल टू आई ओमेगा होता है। हमें ये बात पता होनी चाहिए थी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr² होता है, बस। अब सुन लो अगली बात, क्वेश्चन नंबर 23 हो गया।
24th। अब सुनो, आप ये एक डायनामिक्स का लॉज ऑफ मोशन का एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। मतलब इसके अंदर तो ये मान के चलो कि इससे बहुत टफ क्वेश्चंस डीपीपी के अंदर दे रखे हैं, इससे काफी टफ क्वेश्चन। क्या है, एक बार क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है, पढ़ते हैं एक बार क्वेश्चन को। ब्लॉक है जी 20 किलो का, ए ब्लॉक ऑफ मास 20 kg इज मूव्ड अंडर ए कांस्टेंट फोर्स F फॉर 20 सेकंड्स। ठीक है, ब्लॉक है जी 20 किलो का ब्लॉक है, फोर्स ने लगा दिया इसके ऊपर F का, और 20 सेकंडों तक मूव करवाया इसको। कितने टाइम तक मूव करवाया? 20 सेकंडों तक। फ्रॉम रेस्ट इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। अभी तक हमें ये नहीं पता, इसने पहली लाइन तो बोल दी है, अगली लाइन इतनी जल्दी से मत पढ़ो। फिजिक्स के अंदर खास बात ये है कि अगली लाइन जल्दी से नहीं पढ़नी चाहिए। क्यों सोचना चाहिए यार, यहाँ पे जो फोर्स है ये ज़्यादा भी हो सकता है, बहुत एक्सेलरेट होता है, एक्सेलरेट करता हो गया हो सकता है, और ये चला तो होगा पक्का, ठीक है ना। देन एफ इज रिमूव्ड, या नहीं भी चला हो सकता है। एक बार देखते हैं, अगली लाइन पढ़ते हैं। एंड देन एफ इज रिमूव्ड, इट इज देन ऑब्जर्व दैट ब्लॉक मूव्स 50 मीटर इन द नेक्स्ट 10 सेकेंड्स। मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये वाला क्वेश्चन सामने वाले ने जो बनाने वाला है उसके अंदर कमी है। हालांकि अब इस क्वेश्चन में ग्रेस मार्क्स नहीं मिलेंगे, ग्रेस मार्क्स नहीं मिलेंगे, लेकिन सामने वाले में कमी है बनाने वाले में। इसने क्यों कमी है? इसने ये बोला कि अगले 10 सेकंडों में 50 मीटर बॉडी चली है। उसने ये नहीं बताया ये वाला क्वेश्चन कांस्टेंट स्पीड से चली है मान के तभी होता है। बस हो सकता है कि वो घटती, उसने कहा कि भाई पहले तो फोर्स लगा दिया 20 सेकंडों तक लगा दिया, उसकी वेलोसिटी बढ़ती गई होगी, चलो फिर वो फोर्स हटा लिया। अब वो फोर्स हटाने के बाद इसने बोला कि 10 सेकंडों में गया 50 मीटर। ये नहीं बताया कि कांस्टेंट स्पीड से गया है, ये नहीं बताया कि घटती हुई स्पीड से गया, ये नहीं बताया बढ़ती हुई स्पीड से गया है। लेकिन अगर आप इसको घटती हुई स्पीड से मानोगे या बढ़ती हुई स्पीड से, तो आंसर ही नहीं निकाल सकते, सोल्व ही नहीं कर सकते। फिर तो ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, फिर तो ये क्वेश्चन ही नहीं सोल्व हो सकता। फिर कितनी स्पीड से घटते हुए गया है, क्या रिटार्डेशन था, ये भी पता होना जरूरी है फिर तो क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। इसमें तो एक ही तरीका है कि आपको ये मानना ही पड़ेगा कि ये कांस्टेंट स्पीड से गया है। अगर ये मान लिया कि मतलब जैसे कि मैंने जब इसको जस्ट रीड किया था, एक बार रीड करते ही मुझे लगा कि यार मेरे माइंड में यह आया कि ये 10 सेकंड 50 मीटर चल के रुक गया होगा, और मैं उस हिसाब से निकालना शुरू कर दिया था, ठीक है ना। तो नॉर्मल बच्चे के दिमाग में चीज़ आ सकती है, चलो कोई बात नहीं। फिर मैंने इसको देखा कि यार या तो मतलब कांस्टेंट स्पीड मान रखी है। इस टाइप की मिस्टेक्स आपसे होंगी क्योंकि क्वेश्चन ही समझ नहीं आएगा। हालांकि एक बहुत ही ईजी क्वेश्चन होगा, लेकिन सामने वाला सोच क्या रहा है यही नहीं पता लगेगा। 4-5 क्वेश्चन तो इस नाम के गलत हो जाते हैं, उसमें ना आपकी गलती है ना पढ़ाने वाले टीचर की गलती है, किसी की गलती नहीं उसके अंदर। तो 4-5 क्वेश्चन तो ऐसे गलत होंगे ही होंगे, आपको उसके लिए भी प्रिपेयर रहना है। अब सुन लो आप, जो कि नेगेटिव में चले जाएंगे। 10 से 50 मीटर चला 10 सेकंडों में, तो इसका मतलब कितनी स्पीड से चला होगा? 10 सेकंड में 50 मीटर तब जा सकता है जब स्पीड 5 मीटर पर सेकंड हो। कितनी स्पीड हो जाए? तो इसकी वेलोसिटी यहाँ पे 5 मीटर पर सेकंड हुई है जरूर 20 सेकंडों बाद। 20 सेकंडों बाद इसकी स्पीड कितनी होगी? इसकी 5 की स्पीड। बस ये इसका देने का तरीका था। ये कह देता कि भी 20 किलो के ऊपर एक फोर्स लगा और 20 सेकंडों बाद इसकी वेलोसिटी 5 होगी, तो ये बहुत आसान क्वेश्चन बन जाता। इसने इसी बात को दूसरे तरीके से लिख दिया यहाँ पे। अब एक बात बताओ, यहाँ वेलोसिटी 0, यहाँ वेलोसिटी 5, यहाँ एक्सेलरेशन पता लग जाएगा v इक्वल टू u प्लस 80 से एक्सेलरेशन पता लग जाएगा। एक्सेलरेशन पता लग गया तो फोर्स पता लग जाएगा। फोर्स ही पूछा होगा इसने शायद, फाइंड f। तो v इक्वल टू u प्लस 80, v की वैल्यू कितनी है 5, u की वैल्यू कितनी है 0, एक्सेलरेशन कितना है यहाँ पे निकालना है, और टाइम कितना है यहाँ पे 20, तो a की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 1/4। एक्सेलरेशन आ गया तो f क्या होता है बताइए, m में होता है, तो m की वैल्यू 20 और एक्सेलरेशन की वैल्यू 1/4। कितना आंसर आएगा इसका? 5 न्यूटन। आंसर इज 5 न्यूटन। आ गया। मुझे एक बात बताओ, क्या कोई हाई फाई कॉन्सेप्ट था इसमें? कोई पता नहीं क्या मतलब घुमा फिरा के कुछ ऐसे पता नहीं क्या दे दिया हो, ट्रिग्नोमेट्री एंगल मैथमेटिक्स घुमा दिया फिरा दिया हो, कुछ नहीं। आपको फिजिक्स पता होनी चाहिए बस, ठीक है ना। फिजिक्स के फॉर्मूले पता होने चाहिए, उनका बेसिक मतलब पता होना चाहिए हर चीज़ का। इससे इसके अंदर यही चीज, क्योंकि ना वो पता होने जिससे ये नहीं होगा ना, उस हाई फाई वाले से भी नहीं होगा। फिर ये हाई फाई वाले से तो ज़्यादा चांसेस नहीं होगा, क्योंकि वो इसी के अंदर ज़्यादा हाई फाई सोचना शुरू कर देगा। वो जरूर ये सोचेगा कि ये 10 सेकंड में रुक गया होगा, जैसे मैंने सोचा था 50 मीटर चल के रुक गया, मैंने दिमाग वहीं लगाना शुरू कर दिया, मेरा दिमाग वहीं लगा। मैं सही बताऊं, मेरे से क्वेश्चन नहीं हो पाया, कितना आसान क्वेश्चन है, आंसर मैच नहीं किया। क्यों? क्योंकि मैंने फालतू सोच लिया जाता। चलो एनीवे,
क्वेश्चन है। एक बात बताओ यार, हाफ लाइफ, हाफ लाइफ ध्यान रखिए एक ऐसा टॉपिक है हाफ लाइफ जो कि 20 मिनट लगते हैं समझने में, 20 मिनट। और हाफ लाइफ की क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करोगे तो आप सिर्फ आधे घंटे में प्रैक्टिस भी हो जाएगी, 1 घंटे में प्रैक्टिस हो जाएगी, और उसका क्वेश्चन आने के देखो पूरे चांसेस हो रखे हैं, सारे सेट्स में आ रखे हैं हाफ लाइफ का क्वेश्चन। और मैं पिछले सालों को भी अगर आप उठा के देखोगे लगभग है हाफ लाइफ का क्वेश्चन, स्पेशली हाफ लाइफ के क्वेश्चन, न जाने क्यों मतलब जो है बार बार आ रहा है। एक इस टाइप के क्वेश्चन की अल्फा पार्टिकल निकल गया, बीटा पार्टिकल, तो फाइनली क्या बनेगा, एक इस टाइप के क्वेश्चन बार बार रिपीटेशन में हैं। ठीक है, अब सुनो हाफ लाइफ का क्वेश्चन एक बार ये वाला देखते हैं क्या लिख रखा है इसके अंदर। Atomic number of nuclei A is 16 and half life is 1 day. एटॉमिक मास नंबर कितना न्यूक्लियाई का बताइए, मास नंबर कितना है 16, हाफ लाइफ कितनी बताइए 1 डे। द वैल्यू ऑफ द अदर न्यूक्लियाई, एक न्यूक्लियाई बी है उसका मास नंबर कितना बताइए 32, ये तो ए वाला था और ये वाला क्या है बी वाला, इसकी हाफ लाइफ कितनी बताइए, इसकी हाफ लाइफ हाफ डे, हाफ डे बाद याद हो जाएगा। दोनों का 320 ग्राम ले लिया, ये भी 320 ग्राम ले लिया और ये भी 320 ग्राम ले लिया। ये पूछा कि रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ एटम्स आफ्टर 2 डेज, 2 दिनों बाद इसके जो नंबर ऑफ एटम्स बचेंगे और इसके नंबर ऑफ एटम्स बचेंगे 2 दिन बाद, रेशियो बताओ। इसके अलग से निकालो, 2 क्वेश्चन है, एक बार इसके नंबर ऑफ एटम्स निकालो, एक इसके। पहले शुरू में कितने थे बता सकता है कोई भाई, 320 ग्राम था और मास नंबर 16 है, मास नंबर कितना है 16 और कितने ग्राम है ये 320 ग्राम। कितने मॉलिक्यूल से कोई बता सकता है, कितने मॉलिक्यूल से 20 एन था, श्योर सही बात है 20 एन आएगा, 20 एन, क्योंकि यार ये तो पता हो गया है 20 एन होगा, 20 मोल होगा यार, 20 मोल मॉलिक्यूल्स होंगे, सीधी सी बात है। क्यों, क्योंकि इसका मास नंबर कितना है 16, मास नंबर 16 का मतलब ये होगा कि 16 ग्राम मॉलिक्यूल्स हो, कितने हो 16 ग्राम एटम्स हो इसके, 16 ग्राम, तो इसके अंदर 1 मोल मॉलिक्यूल्स होंगे, तो टोटल कितना है 320 ग्राम, 320 डिवाइड बाय 16 कर दो, 20 ग्राम, 20 आ गया, 20 मोल आ गए, तो 20 मोल थे पहली बात तो ये, और ये कितने मोल थे 320 ग्राम और मास नंबर 32, ये कितने थे शुरू में, पहली बात तो मॉलिक्यूल्स इसके थे 20 मोल शुरू में और इसके थे 10 मोल थे। अब एक बात बताओ, हाफ लाइफ है 1 दिन और बात कर रहा है 2 दिन बाद, यानी 2 हाफ लाइफ की बात कर रहा है ये, एक हाफ लाइफ के बाद कितने हो जाएंगे ये 10 मोल और एक हाफ लाइफ के बाद कितने हो जाएंगे 5 मोल। ये बताओ ये हाफ डे की हाफ लाइफ, कितनी हाफ लाइफ निकल गई 2 दिनों में, 4 हाफ लाइफ, एक हाफ लाइफ के बाद कितने हो जाएंगे 5 मोल, फिर एक हाफ लाइफ के बाद 2.5 मोल, फिर एक हाफ लाइफ के बाद 1.25 मोल, कितनी हाफ लाइफ गुजर गई बताओ 3, अब एक हाफ लाइफ के बाद 0.75 कौन बोल रहा है 0.65 आएगा, सही में यार ये थोड़ा मोड़ा क्या है, थोड़ा मोड़ा ऊपर नीचे हो गया बोल रहा है। एक काम करो 1.25/2 कर लो आप, ठीक है, रेशियो तो निकालना था इसका और इसका। चलो एक काम करो, देखो ये 5 था ना, इसको कर दो 5/2, इसको क्या करोगे 5/4, इसको क्या करोगे 5/8 मोल, ये 5/8 मोल हो गया ये वाला, और ये कितना था 5 मोल, 5/5/8 8 आ जाएगा आंसर, आंसर 8 है। यार एक बात बताओ यार, हाफ लाइफ का इसमें कोई मैथमेटिक्स हो, सर मुझसे फिजिक्स इसलिए नहीं पाती क्योंकि सर मैथमेटिक्स नहीं आता, कौन से क्वेश्चन में मैथ्स है मुझे ये बता दो, और ये तो जेई मेन का पेपर है, मैथ्स वाले बच्चे इसको सोल्व करते हैं, तो नीट वाले बच्चों को तो वैसे ही पता है, मेडिकल वालों को इनको तो वैसे ही मैथ्स नहीं आता, तो और भी आसान देगा। और एक बात बताओ, इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट यूज हुआ है कि हाफ लाइफ के बाद मटेरियल आधा हो जाता है, ये कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, और एक ये केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट यूज हुआ कि टोटल मास बाय में वो कर दो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए, ये तो सबसे पहले शुरू में पढ़ा देते हैं मेरे ख्याल से केमिस्ट्री के टीचर। मोल कंसेप्ट में तो चलता ही है, फिजिकल केमिस्ट्री में तो जगह जगह ये चलता है, ये ना पता तो फिर कुछ ही नहीं, केमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री खत्म है फिर तो बिल्कुल ही। कहने का मतलब ये है कि यार सोचने वाली बात है, एक बहुत ही सिंपल सा और आसान सा क्वेश्चन था ये वाला, ठीक है ना। अब आ जाओ अगला मुद्दा, पेपर ये खत्म हो गया, ठीक है ना। इस पेपर का कंक्लूजन सुन लो आप, इस पेपर के अंदर अगेन किसी भी स्टूडेंट ने जिसने सारे फॉर्मूले याद कर रखे थे, सिर्फ समझ रखा था हाफ लाइफ होती क्या है, आरएमएस वेलोसिटी होती क्या है, फैराडे का लॉ होता क्या है, बस ये पता हो, इनके फॉर्मूले याद कर रखे हैं और उनका एक एक क्वेश्चन सोल्व कर रखा है,
तो वो वाला बच्चा इस वाले पेपर के अंदर पूरा का पूरा स्कोर ले सकता है। एक तो क्वेश्चन ज़्यादा गलत हो जाएगा। अगेन इस वाले पेपर के अंदर पूरा स्कोर लेने के लिए किसी भी बच्चे को बहुत ज़्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है। जिस बच्चे ने सिर्फ 1 घंटा डेली पढ़ाई की थी पूरे साल तक, लेकिन सिस्टमेटिकली की थी, सिस्टमेटिक का मतलब फॉर्मूले याद किए थे, बेसिक समझे थे, उनके क्वेश्चन सोल्व किए थे, ज़्यादा हाई फाई के चक्कर में नहीं पढ़ा, लेकिन रूटीन में उसको होल्ड करके रखा, वो बच्चा इसमें पूरा स्कोर ले सकता था। ठीक है ना, ये इसका कंक्लूजन है।